पिछले वीडियो में हमने आपको हमारे सबसे करीबी सितारों के बारे में बताया था, जिनके पास आप हरे हरे रंग की सुंदरियों वाले ग्रहों की तलाश कर सकते हैं। यदि आपको याद हो तो हम सहमत हैं कि हम ये भी जानते हैं कि हमने कहाँ जाना है, लेकिन प्रश्न कुछ और है, हमें वहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा। ओह, मैं फिर से नमस्ते कहना भूल गई। सभी अंतरिक्ष प्रेमियों और हमारे निष्ठावान दर्शकों को नमस्कार। ये हमारा चैनल है, तो आओ गले मिलते हैं। यहाँ में से कोई क्वारंटीन है। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि हमारा आज का विषय अंतरिक्ष यात्रा को समर्पित है। चलो शुरू करते हैं। हमारे प्यारे आइंस्टाइन खेल बिगाड़ने वालों में से एक थे। उन्होंने खास तौर पर कहा था कि कोई भी वस्तु प्रकाश की गति से अधिक गति की यात्रा नहीं कर सकती है, जो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। उनकी इस बात ने लोगों के मन पर गहरा प्रभाव डाला। विज्ञान कथाओं के लेखक इस सोच में पड़ गए कि आखिर इस समस्या का क्या हल है। मजाक की बात नहीं है, हमारे निकटतम तारे प्रोक्सिमा सेंटोरी को प्रकाश की गति से भी हम तक पहुंचने में 4 साल से अधिक समय लगेगा, और ब्रह्मांड तो चारों ओर अरबों पारसेक में फैला हुआ है। हमने अब से पहले इस बारे में संक्षेप में बात की है कि प्रकाश की गति से अधिक गति से चलना क्यों असंभव है। भविष्य में हम इस बारे में विस्तार से बात करेंगे। इस बीच आइए ये जानें कि वैज्ञानिकों ने इस समस्या को हल करने की क्या क्या तरकीबें सोची हैं। मुख्य तौर पर 3 सैद्धांतिक मॉडल हैं: वर्म होल, क्रॉसनिकोव ट्यूब, अल्क्यूबियर रैप ड्राइव। हम आपको इनमें से आखिरी मॉडल के बारे में बताएंगे, जो वास्तव में बहुत ही दिलचस्प है। अल्क्यूबियर रैप ड्राइव, सारांश और इतिहास। मैक्सिको में सिर्फ नार्कोटिक्स, साल्सा और चटक खाना ही नहीं है, बल्कि मिगेल अल्क्यूबियर नाम के एक भौतिक विज्ञानी भी हैं, जो स्टार ट्रेक श्रृंखला के प्रशंसक हैं। उन्हें एक सवाल में बहुत दिलचस्पी हुई, क्या विज्ञान के दृष्टिकोण से सुपर लुमिनल रैप ड्राइव को किसी तरह से साबित किया जा सकता है। जॉन अल्क्यूबियर मेज पर बैठ गए, अपना कैलकुलेटर उठाया और सोचने लगे। आखिर में उन्होंने अंतरिक्ष विकिरण के लिए एक स्पेशल मीट्रिक विकसित की, असल में जिसका सार बहुत ही सरल था। जहाज अपने सामने की जगह को मरोड़ता है और उसे पीछे सीधा कर देता है। इस प्रकार ये एक तरह के बुलबुले में चलता है, या ये कहें एक तरह की लहर के शिखर पर तैरता है। औपचारिक रूप से इसकी गति प्रकाश की गति से अधिक नहीं होती। असल में वो थोड़े समय में ही तारों के बीच की दूरी पार कर लेता है। वैज्ञानिकों ने अपने मैक्सिकन सहयोगी की गणना को काफी प्यार से स्वीकार कर लिया। लहरों पर सर्फिंग अपने आप में रोमांचक होती है, लेकिन घुमावदार लहरों पर सर्फिंग बहुत ही ज्यादा रोमांचक होती है। लेकिन जैसे जैसे मैक्सिकन गीक के विचारों का विकास हुआ, कई गंभीर प्रश्न पैदा होते गए, जिनमें से एक का हल शायद वैज्ञानिकों ने निकाल लिया है। शुरुआती मापदंडों के हिसाब से इस तरह के इंजन के काम करने के लिए नेगेटिव पदार्थ की असीम मात्रा में आवश्यकता होगी, ब्रह्मांड के पूरे द्रव्यमान से भी ज्यादा। हालांकि बेल्जियम में स्थित कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ ल्यूवेन के क्रिस वैंडन ब्रोएक ने बहुत थोड़े द्रव्यमान का सुझाव दिया, 3 सूरज के द्रव्यमान से कम। सरासर बकवास है ना? अंतरिक्ष में उड़ने वाले छोटे सितारों के आइडिया के लिए पैड्रे वेंडर ब्रेक का धन्यवाद। मजाक एक तरफ, लेकिन ये अभी भी बहुत ज्यादा है। जरा सोच के देखिए, इस तरह के जहाज को कहां, कैसे और किस चीज से बनाया जाएगा, और उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति कितनी होगी, और इसमें हमारी सरकारों के कितने संसाधन लगेंगे। हेरोल्ड गैरेथ वाइट और उसके प्रयोग। देवियों और सज्जनों, आइए आपसे मिलवाते हैं जिसने क्रिस के विचारों को विकसित किया और साथ ही बहुत बड़ी समस्या को हल किया, जो हमने आपको ऊपर बताई थी। उसका नाम हेरोल्ड वाइट है और वो नासा में एक समूह का नेतृत्व करता है, जिसे एडवांस प्रोपल्शन फिक्सेस लेबोरेटरी कहा जाता है। सन 2011 में इस अद्भुत व्यक्ति ने एक वैज्ञानिक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने जॉन अल्क्यूबियर के विचारों का रचनात्मक रूप से पुनर्लेखन किया। वाइट के प्रस्तावों में विकृत स्थान में यात्रा करने वाला जहाज बुलबुले के अंदर नहीं, बल्कि टॉरस के अंदर है, जिसके लिए बहुत कम द्रव्यमान आवश्यकता होगी। यानी कि ऐसे इंजन के लिए केवल 700 किलोग्राम परमाणु ईंधन आवश्यक होगा
उदाहरण के लिए जितना वॉयेजर 1 में अपनी अवधारणाओं की पुष्टि के लिए व्हाइट ने एक विशेष इंटरफेरोमीटर का निर्माण किया था, जिसका सार कुछ इस प्रकार का था। मान लीजिए प्रकाश की 2 किरणें हैं, जिनमें से एक विकृत क्षेत्र शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में से होकर गुजरती है। यदि कोई एक किरण पहले पहुंचती है तो परिकल्पना की पुष्टि हो जाएगी। पहला प्रयोग असफल रहा। 2 नजदीकी प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों ने उपकरणों की मदद से ताकतवर विकृतियां पैदा की थी, लेकिन फिर इंटरफेरोमीटर को दूसरे बेहतर आइसोलेटेड कमरे में ले जाने के बाद वैज्ञानिक परिणाम प्राप्त करने में सक्षम रहे, जिन्हें उन्होंने 2013 में एक सम्मेलन में उजागर किया था। परिणाम परस्पर विरोधी थे। खबरें 2 तरह की होती हैं, अच्छी और बुरी। तो अच्छी खबर से शुरू करते हैं। विकृत क्षेत्र के रास्ते से आने वाली किरण पहले पहुंची थी। और अब बुरी खबर, लेकिन बहुत ज्यादा पहले नहीं। संदेहवादियों ने तर्क दिया कि ये केवल एक माप त्रुटि है। सन 2015 में इस प्रयोग को रेजोनेंस चेंबर में दोहराया गया था। तब संतोषजनक परिणाम प्राप्त तो हुए, लेकिन समस्या कुछ अलग थी। ये प्रयोग सनसनीखेज EM ड्राइव से जुड़े थे, जिसके बारे में भौतिकी की पुस्तकें हमें बताती हैं, कभी कामयाब नहीं हो सकी। यहाँ भी संदेहवादियों का मानना था कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र ने प्रयोगों के परिणाम पर असर डाला होगा, जिसके प्रभाव को खत्म करना पृथ्वी पे तो नामुमकिन है, आप भी जानते हैं। संक्षेप में परिणाम बहुत जटिल और विरोधाभासी है। उत्साही वैज्ञानिक नए प्रयोगों और अवधारणाओं को विकसित करना कभी भी बंद नहीं करते। वैसे ही संदेहवादी उनके जोश को ठंडा करते रहते हैं। लेकिन एक अजीब बात कही जा सकती है, विकास तो हो रहा है, भले ही धीरे धीरे। शायद नेगेटिव मैटर पर नया डेटा हमें सभी सवालों के जवाब देने में मदद करेगा। संदेहवादी और उनकी आपत्तियां। एक तरफ कुछ वैज्ञानिक डॉन अल्कुवियर के बुलबुले को फुलाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरे उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ऑपरेशन असंभव है। वहीं एक तीसरे पक्ष के लोग भी हैं। वे मानते हैं कि अगर बुलबुला फुला भी लें तो भी दोस्ताना तौर पर ग्रीन मैन पार्टियों और वेगा ग्रह पर VIP रिसोर्ट्स तक जाने के लिए रास्ता नहीं बना पाएंगे। एलन एवरेट कहते हैं कि रैप ड्राइव एक क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व यानी कि समय का बंद चक्र बनाएगा और ऐसा करके वो कैजुअलिटी का उल्लंघन करेगा। वैज्ञानिकों के हिसाब से हमारा ब्रह्मांड मूर्खों से खुद को बचाने में सक्षम है। इससे पहले कि कोई सरफिरा समय यात्री क्रिटेशियस युग में जाकर किसी बेचारी तितली को मार दे, क्वांटम फ्लक्चुएशंस उसको नष्ट कर देंगी। अतीत में ऐसे यात्री के लिए कोई काम नहीं है। वैज्ञानिकों का एक अन्य समूह डॉन अल्कुवियर के सपने पर दूसरी तरह से वार करता है। सच ये है कि अंतरिक्ष पूर्णतः खाली नहीं है। इसमें कण होते हैं, ज्यादा तो नहीं लेकिन हैं, और उनके पास रिलेटिविस्टिक गति से उड़ रहे जहाज के रास्ते से हटने का समय भी नहीं होगा। वे या तो शक्तिशाली एक्सरे बनकर जहाज के चालक दल को नष्ट कर देंगे या फिर बुलबुले की सतह पर इकट्ठे हो जाएंगे और जहां जहाज पहुंचेगा वे कण विकिरण की तीव्र धाराओं की तरह छूटकर भागेंगे और गंतव्य के स्थान को बहुत नुकसान होगा। पूरा ग्रह स्टेरलाइज हो जाएगा। संक्षेप में डॉर्थ वॉडर तो अनुमति दे सकता है, लेकिन आदिवासी ऐसा नहीं करेंगे। आपत्ति इस बात की भी है कि टीम बुलबुले के किनारों तक सिग्नल भेजने में सक्षम नहीं होगी। उनके लिए इसके अंदर ही संपूर्ण ब्रह्मांड होगा। कुछ लोग ये भी तर्क देते हैं कि हॉकिंग विकिरण विकृत क्षेत्र के अंदर सब कुछ जला देगी, जिस वजह से बुलबुला नष्ट हो जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही प्रिय दोस्तों। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। तो क्या नतीजा निकला? जाहिर है डॉन अल्कुवियर की अवधारणा दिलचस्प तो है, लेकिन विवादास्पद भी। उनकी अभी तक न कोई पुष्टि हुई है, न ही उन्हें नकारा गया है। शायद यही वो एक तरीका है जो हमारे लिए आकाश गंगा को जीतने का मार्ग खोलेगा, या हो सकता है ये सिर्फ एक और सुंदर परिकल्पना बनकर रह जाएगी जो कठोर वास्तविकता के साथ टक्कर नहीं ले सकी। आपके साथ हम भी इस तरह की परिकल्पनाओं के विकास पर करीब से नजर रखे हुए हैं, और यदि वे कभी विकसित होते हैं तो हम आपको तुरंत सूचित करेंगे। जिंदगी के साथ पता चलेगा। अगली बार तक के लिए अनुमति दें, फिर मिलेंगे।